हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसे कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती है, उसमें जो पेपर फर्स्ट होता है सामान्य अध्ययन का पेपर, हम उसे कवर कर रहे थे। तो इससे पहले जो हम यूनिट देख रहे थे, यूनिट 3 जो मध्य प्रदेश की राजनीति से संबंधित है, उसे हम देख रहे थे और उसके हमने कुछ टॉपिक कवर किए हैं। साथ ही हम उस यूनिट के साथ-साथ उन बचे हुए टॉपिकों को भी कवर करेंगे, लेकिन उसके साथ-साथ हम एक और यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का भूगोल। तो आज हम मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित और जैसे कि यहाँ पर जो पहला टॉपिक दिया है, राज्य की भौगोलिक स्थिति, विस्तार एवं प्रमुख नदियाँ एवं पर्वत आदि के बारे में भी हम देखते हुए चलेंगे और चर्चा करेंगे। तो हम सेकंड यूनिट भी आज से स्टार्ट कर रहे हैं और उसे भी हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले देखते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या, कि एक सामान्य परिचय की और जानकारी हम देखते हैं। कि एक सामान्य परिचय की दृष्टि से क्या देखेंगे, तो हम स्थापना देखेंगे और गठन देखेंगे। तो राज्य का गठन कब करा गया? तो राज्य का गठन करा गया 1 नवंबर 1956 को गठन करा गया है। और राज्य का गठन हुआ है तो हमारा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया है। और मध्य प्रांत एवं मध्य भारत एवं विंध्य प्रदेश को मिलाकर गठन किया गया है। जबकि अंतिम पुनर्गठन कब करा गया? था अंतिम पुनर्गठन करा गया है हमारा 1 नवंबर 2000 को। दो प्रकार के हम इसमें गठन पढ़ते हैं। एक तो प्रारंभिक गठन जो 1 नवंबर 1956 को हुआ है, जबकि अंतिम पुनर्गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ का जब विभाजन हुआ था, तो 1 नवंबर 1900 सॉरी 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ और इसे अलग कर दिया गया। नामांकन किसके अनुशंसा पर किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अनुशंसा पर यहाँ पर नामांकन किया गया और इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई। अब देखते हैं कि 1 नवंबर 2025 में जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया था, उसे मध्य प्रदेश अभ्युदय के नाम से भी मनाया गया है। ऐसा हम याद रखें, मध्य प्रदेश अभ्युदय। मध्य प्रदेश के उपनाम देखते हैं तो हृदय प्रदेश की संज्ञा दी गई, हीरा प्रदेश, टाइगर प्रदेश, नदियों का मायका, वनों का राज्य, तेंदुपत्ता राज्य, तेंदुआ राज्य, गिद्ध राज्य कहा गया है। वुल्फ स्टेट भेड़िया राज्य, उद्यानों का राज्य, घड़ियाल राज्य, चीता राज्य, सोया प्रदेश आदि कहा गया है। मध्य प्रदेश की हम राजधानियां देखते हैं तो राजधानियों में हम प्रकार देखेंगे और उनके शहर के नाम देखेंगे। जैसे कि प्रशासनिक राजधानी हमारी भोपाल है, संस्कार राजधानी जबलपुर है, आर्थिक एवं खेल राजधानी हमारी इंदौर है। आर्थिक एवं खेल राजधानी हमें इंदौर लगेगी, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली लगेगी, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी हो जाएगी। संगीत राजधानी कहाँ पर? तो मैहर है। चित्रकला राजधानी किसे कहा जाता है? तो भीमबेटका को कहा जाता है। उन स्थानों के नाम से ही इन्हें ज्यादा प्रसिद्ध करा गया है और राजधानियों को दर्जा दिया गया है। जैसे संगीत नगरी किसे, संगीत के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मैहर प्रसिद्ध है, तो संगीत राजधानी हो गया। चित्रकलाएं कहाँ पर पाई गई? भीमबेटका की गुफा में पाई गई, तो चित्रकला राजधानी भीमबेटका को बना दिया। ग्रीष्मकालीन में व्यक्ति कहाँ घूमने जाता है? तो पचमढ़ी घूमने जाता है, तो ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी बना दिया। कोयला का अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो कोयला का अधिक उत्पादन सिंगरौली में होता है, तो सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी बना दिया गया। आर्थिक क्रियाएं सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? तो हमारे इंदौर में होती है। और स्पोर्ट से संबंधित स्टेडियम और ज्यादा कार्य कहाँ पर? इंदौर में होता है। इसलिए आर्थिक एवं खेल राजधानी बना दिया गया। और ऐसा याद कर सकते हैं, संस्कारी लोग सबसे ज्यादा कहाँ रहते थे? जबलपुर में, जबलपुर को बना दिया गया। तो जो हमारी संस्कार राजधानी किसे बनाया गया? तो संस्कार राजधानी बनाया गया, किसे बनाया गया? तो जबलपुर को बनाया गया। और प्रशासनिक राजधानी तो हमारी भोपाल है। उसके पश्चात मध्य प्रदेश का हम प्रतीक चिन्ह देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो प्रतीक चिन्ह है या राज्य की चिन्ह है, ये एक मध्य प्रदेश का हमारे पास लोगो है, ये वाला। और इससे संबंधित हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो जो ये चारों ओर गोलाकार आकृतियां बनी हुई है त्रिकोण रूप से, तो त्रिकोण रूप से जो आकृतियां बनी है, इन्हें स्तूप कहा जाता है। और इनकी संख्या है तो 24 स्तूप है। तो टोटल कुल स्तूपों की संख्या हमारे पास कितनी है? तो स्तूपों की संख्या हमारे पास 24 स्तूप है। इसके बाद एक हमें व्रत दिखाई दे रहा है, उसके बाद में एक सर्कल बना हुआ ग्रीन कलर में, व्हाइट के सर्कल। तो वो सतत तरक्की का प्रतीक है, प्रगति एवं विकास का प्रतीक है और असीम संभावनाओं का द्योतक है सर्कल। और उसके अंदर हमारे पास क्या दिया है? तो गेहूं व धान की क्या दी हुई है? हमारे पास बालियां दिया हुआ है। अंदर क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। अशोक स्तंभ है, बरगद का पेड़ है, तो आदि चीजें हैं। इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन द्वारा सत्यमेव जयते अंकित किया गया है तथा राज्य की प्रमुख फसलें हमारे पास गेहूं हो गया, धान और उनकी बालियां यहाँ पर अंकित है। केंद्रीय व्रत में क्या मिलेगा? तो हमें एक अशोक स्तंभ मिलेगा। अशोक स्तंभ हमें कहाँ पर मिलेगा? तो केंद्रीय भाग में मिल रहा है, उसकी आकृति बनी है। और राज्य वृक्ष भी अंदर कौन सा? तो बरगद है। फिर राजकीय पशु दिया हुआ, राजकीय पशु हमारा क्या है? तो राजकीय पशु हम पढ़ेंगे बारहसिंगा।
बारहसिंगा है तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रूजबर्ट्स द्विशैली वैज्ञानिक नाम है इसका। प्रजाति कौन सी है? तो बेडरी प्रजाति का है या सिरवेडी कहा जाता है। तो हम याद रखना प्रजाति है इसकी कौन सी प्रजाति है? तो बेडरी प्रजाति का है ये। बाहुल्य क्षेत्र कहाँ पर मिलता है? तो बाहुल्य क्षेत्र कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता था? मंडला बालाघाट में पड़ता है। तीन चीजें हम याद कर लेते हैं एक साथ। पशु पक्षी वृक्ष। पशु हो गया, पक्षी हो गया, वृक्ष हो गया। 1 नवंबर 1981 को घोषित किया गया है तीनों को। किसे किसे? पशु पक्षी और वृक्ष। पशु पक्षी वृक्ष कब की बात है? तो ये 1 नवंबर 1981। 1 नवंबर 1981 को तीनों को हमें एक साथ याद करना कि पशु पक्षी वृक्ष 1 नवंबर 1981 में घोषित किए गए हैं। तो हम देख रहे थे कि जो बेडरी प्रजाति का है बारहसिंगा, वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो वो बाहुल्य क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक है। 2017 में यहाँ पर कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में क्या करा गया है? तो भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से अपना एक शुभंकर मेस्कॉट जारी किया हुआ है। राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प हमारा सफेद लिली है। सफेद लिली जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लिलियम कैंडिडम वैज्ञानिक नाम है। कुल कौन सा है? तो लिलियेसी कुल का है। और बाहुल्य क्षेत्र क्या है? तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिलता है। राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी हमारा है दूधराज। दूधराज अन्य नाम क्या है? तो पैराडाई फ्लाई कैचर है। शाहबुलबुल कहा जाता है। शाहबुलबुल भी कहा जाता है इसे। पैराडाई फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टर्पिस फोनी पैराडाइस है। टर्पिस फोनी पैराडाइस है। प्रमुख क्षेत्र कहाँ पर मिलता है? पश्चिम क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सरदारपुर अभ्यारण्य में पाया जाता है तथा सैलाना अभ्यारण्य में पाया जाता है। सैलाना अभ्यारण्य कहाँ पर मिलेगा? तो हमें ये रतलाम में मिलेगा। सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पर मिलेगा? तो हमें धार में मिलेगा। यहाँ पर मुख्य क्षेत्र है। घोषित वर्ष क्या है? तो घोषित वर्ष 1981। पशु पक्षी वृक्ष 1 नवंबर 1981। राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष हमारा है तो बरगद। राजकीय वृक्ष हमें क्या मिलेगा? तो बरगद मिलेगा। राजकीय वृक्ष हमारा क्या है? तो राजकीय वृक्ष हमारा बरगद है। वनस्पति का नाम क्या है? तो फाइकस बेंगेलेसिस इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम है। प्रजाति क्या है? तो इसकी प्रजाति का नाम ही फाइकस और फाइकस बेंगेलेसिस उसका पूरा वैज्ञानिक नाम हो गया। बाहुल्य क्षेत्र कहाँ पर मिलेगा? तो बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में ये मिलेगा। कब घोषित करा गया था? तो अभी हमने वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक नाम मिलेगा फाइकस बेंगेलिसिस। प्रजाति क्या है? तो फाइकस। बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिलता है। वर्ष घोषित कब करा गया? हमने तीनों को याद करा है। पशु पक्षी वृक्ष 1 नवंबर 1981। विशेष क्या है? तो मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क कहाँ पर बनाया गया? तो इंदौर में बनाया गया है। और इंदौर में भी कहाँ पर? तो बड़गोदा में बनाया गया है। बड़गोदा में बनाया गया है। बिड़गोदा लिखा था लेकिन बड़गोदा में बनाया गया। राजकीय फल क्या है? तो राजकीय फल का नाम है आम है। और वनस्पति का नाम क्या है? जब मैग्नीफेरा इंडिका कहा जाता है। बाहुल्य क्षेत्र कहाँ पर है? तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में मिलता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख आम प्रजातियों में सबसे प्रमुख कौन सी? तो नूरजहां आम पूछा गया एमपीपीएससी में। नूरजहां आम कहाँ पर पाया जाता है? तो ये अलीराजपुर जिले में पाया जाता है। अलीराजपुर में पाया जाता है। सुंदरजहां आम कहाँ पर पाया जाता है? रीवा में पाया जाता है। तो जो आम की प्रजाति में मुख्य आम की प्रजाति है हमारे यहाँ नूरजहां है। तो नूरजहां आम कहाँ पर पाया जाता था? अलीराजपुर में पाया जाता है। सुंदरजहां आम कहाँ पर पाया जाता था? रीवा में पाया जाता है। रीवा में। एमपीपीएससी एफएसओ में पूछा गया क्वेश्चन है। विशेष क्या है? तो मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो रीवा जिले में स्थित है। रीवा पे भी कहाँ पर? तो गोविंदगढ़ में। आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो रीवा जिले के गोविंदगढ़ में है। राज की मछली क्या है? तो महासिर। महासिर है राज की मछली। वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टोर प्यूटिटोरा है। और प्रजाति क्या है? तो टोर प्रजाति की है ये। बाहुल्य क्षेत्र क्या है? तो नर्मदा नदी में पाया जाता है। और खरगोन खड़वा में मुख्य क्षेत्र है इनका नर्मदा नदी में। घोषित कब करा गया था? 2011 में घोषित करा गया है। राजकीय मछली महासिर को 2011 में घोषित करा गया है। विशेष कहाँ पर? तो बड़वाह में क्या है? महासिर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। महासिर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बड़वाह में स्थापित किया गया है। राजकीय खेल क्या है? तो राजकीय खेल हमारा मलखम्ब है। कब घोषित करा गया? तो 2013 में घोषित करा गया है। राजकीय खेल हमारा क्या है? तो मलखम्ब है। कब घोषित करा? 2013 में। राजकीय खेल हमारा मलखम्ब है। कब घोषित करा गया था? 2013 में इसे घोषित करा गया है। क्षेत्र कौन सा है? तो मुख्य इसका क्षेत्र है मालवा क्षेत्र। विशेष बिंदु क्या है कि मध्य प्रदेश में जो मलखम्ब अकादमी है वो उज्जैन में स्थित है। और जो
इससे संबंधित पुरस्कार दिया जाता है मलखंभ से संबंधित, उसका नाम है प्रभाष जोशी। और जो प्रभाष जोशी ये किससे संबंधित है, तो ये पत्रकारिता से संबंधित है। मलखंभ में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो प्रभाष जोशी सम्मान के नाम से दिया जाता है। और पूछा गया है कि प्रभाष जोशी का संबंध किससे है, तो प्रभाष जोशी का संबंध पत्रकारिता से। क्यों, ये व्यक्ति जो थे प्रभाष जोशी पत्रकारिता से संबंधित थे, लेकिन इनके नाम पर अवार्ड दिया जा रहा है मलखंभ में। तो मलखंभ में कौन सा सम्मान दिया जाता है, प्रभाष जोशी सम्मान। और प्रभाष जोशी का संबंध किससे है, तो पत्रकारिता से संबंधित है। राज की फसल हमारी क्या है, तो राज की फसल हमारी सोयाबीन है। सोयाबीन है तो उसका कुल कौन सा है, लेग्यूमिनेसी कुल का है। वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। प्रसिद्ध किस्म कौन सी है, तो समृद्धि है, प्रसाद है, प्रतिकार है, अहिल्या, अलंकार। प्रमुख क्षेत्र कहाँ पर, तो सोयाबीन मालवा में होती है सर्वाधिक। लेग्यूमिनेसी कुल का दिखाई दे रहा है ये। फिर विशेष रूप से जो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन कहाँ पर पहला प्रारंभ हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया है कि सोयाबीन का उत्पादन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो ये देवास से प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम पहले सोयाबीन का उत्पादन कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, देवास से प्रारंभ हो रहा है। राजकीय नाट्य क्या है, तो राजकीय नाट्य हमारा माछ है। और क्षेत्र कौन सा लगेगा, तो मालवा क्षेत्र इसका भी लगेगा। और मालवा जो लोक जीवन है उस पर आधारित है। प्रमुख कलाकार कौन है, तो सिद्धेश्वर सेन है, ओम प्रकाश शर्मा है। राजकीय नृत्य क्या है, तो राजकीय नृत्य हमारा है राई है। और ये कहाँ पर प्रमुख क्षेत्र में किया जाता है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। मृदंग और ढोलक के वाद्य यंत्र की सहायता से तेज गति से किया जाता है। और तेज गति से जो नृत्य करने वाली होती है उसे क्या कहा जाता, तो बेड़नी कहा जाता है। बेड़नी के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। जो प्रमुख इसमें के व्यक्ति हुआ करते थे, राम सहाय पांडे, उनका जो अभी पद्मश्री प्राप्त है और उनका निधन हुआ है। तो जो बेड़नी ये क्या होती है, बेड़नी तो जो मुख्य कलाकार होती है, मध्य में डांस करती है। और जो राई नृत्य है उसको गति प्रदान देने का कार्य कौन करती है, तो बेड़नी करती है। तो मुख्य नर्तकी कौन है इसमें, तो बेड़नी। जो मध्य में डांस करती है तो उसे बेड़नी कहा जाता है। और राम सहाय पांडे इसे क्या था, तो वाद्य यंत्र बजाते थे, मृदंग एवं ढोलक बजाते थे। 15वीं शताब्दी में रचे गए ग्रंथ हुआ करता था जिसका नाम है छिताई चरित। छिताई चरित में क्या हुआ, और पद्मावत ग्रंथ में राई लोक नृत्य का वर्णन मिलता है। अगर छिताई चरित में और तथा पद्मावत ग्रंथ में किसका वर्णन मिल रहा है हमें, तो राई लोक नृत्य का वर्णन हमें मिल रहा है। प्रमुख कलाकार कौन है, तो इसके ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी जी क्या है, तो प्रमुख कलाकार है इसके। और कटनी जिला से है ये। फिर उसके पश्चात क्या है कि राम सहाय पांडे, जो राम सहाय पांडे हुआ करते थे, पद्मश्री प्राप्त है। और राई नृत्य से संबंधित इनका निधन हुआ है 8 अप्रैल 2025 को। तो 8 अप्रैल 2025 को क्या हो गया, इनका निधन हो गया। प्रस्तावित क्या है, तो तितली। तितली जो राज्य की तितली है वो क्या है, तो प्रस्तावित है ऑरेंज ऑकलीफ। वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कल्लीमा इनाचस। कल्लीमा इनाचस क्या है, तितली बनाएगा। राजकीय तितली किसे घोषित करा गया है, तो राजकीय तितली घोषित करा गया है ऑरेंज ऑकलिप को घोषित करा गया है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कल्लीमा इनाचस है। और अन्य नाम क्या है इसका, तो डेड लिप बटरफ्लाई भी कहा जाता है। और क्षेत्र कहाँ पर, तो अमरकंटक एवं पचमढ़ी में ये मिलती है। विशेष क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजकीय तितली का दर्जा दिया जाने का है। और 2025 से ये क्या है, तो प्रस्तावित है। फिर उसके बाद है हमारा मध्य प्रदेश गान। मध्य प्रदेश गान क्या है, सबका दाता सबका साथी सबका ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश। इस तरीके से चलता है हमारा ये। तो सबका दाता और सबका साथी क्या हो गया, मध्य प्रदेश गान है। कब इसकी घोषणा करी गई है, तो 2010-11 में इसकी घोषणा करी गई। रचनाकार कौन थे, तो महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव क्या है, इसके रचनाकार है। और संगीतकार कौन थे इसमें, तो संगीत देने वाले थे सुनील झा। और गायक थे शांतनु या शान, जिसे कहा जाता है शांतनु मुखर्जी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश गान के जो गायक है वो शान है या शांतनु मुखर्जी है। रचनाकार कौन है, तो महेश श्रीवास्तव है। तो जो हिरण है और मृग है, इनमें दोनों में क्या अंतर है, तो जो हिरण होते हैं वह जो अपने सींगों को हर वर्ष गिरा देते हैं वो क्या होते हैं, हिरण होते हैं। और नए सींग आते हैं उन पर, और नए सींग उग जाते हैं। जबकि जो मृग होते हैं वह सींग गाय भैंस की तरह परमानेंट होते हैं और वो आजीवन तक चलते रहते हैं उनमें। वह क्या कहलाएंगे, तो मृग कहलाएंगे। भौगोलिक एवं प्रशासनिक स्थिति हम देखते हैं, तो भौगोलिक एवं प्रशासनिक स्थिति क्या है कि अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार देखते हैं हम इसका मुख्यतः। तो जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार होता है, तो इसे हम किस तरीके से देखेंगे पृथ्वी पर। तो जैसे कि हमें ग्लोब बना रहे थे, ये हमारा ग्लोब हो गया पृथ्वी पे। यहाँ से हमारी गई भूमध्य रेखा, यहाँ से गई हमारी कर्क रेखा, और यहाँ से गई हमारी मकर रेखा। तो ये जो भूमध्य रेखा होती है ये 0 डिग्री पे है अभी। ये कौन सी रेखा है, तो 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर ये जीरो जीरो से हम गिनते जाएंगे, ऊपर तक गिनते जाएंगे। तो ये हमारी आएगी यहाँ पर 23 पे। 23.5 डिग्री पे कौन सी आ जाएगी हमारे पास, कर्क रेखा आ जाएगी, जो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है।
तो अगर ये हमने 0 डिग्री खींची थी तो 0 डिग्री रेखा करी हमने, ये 0 डिग्री यहाँ से लिया है, ये 0 डिग्री हो गई हमारी रेखा। अब जो 0 डिग्री रेखा है, तो 0 डिग्री रेखा में क्या कि ऊपर वाला जो बढ़ गया वो ध्रुव हो गया, उत्तरी उत्तरी भाग हो गया। ये वाला जो हमारा भाग हो गया, कौन सा भाग हो गया, तो ये उत्तरी भाग हो गया, नॉर्थ हो गया। और ये हमारा कौन सा पोल हो गया, तो साउथ पोल हो गया। ये 0 डिग्री में बढ़ गए। इधर वाला तो साउथ हो गया, ऊपर वाला नॉर्थ हो गया। अब हमने क्या करा कि एक और हम यहाँ रेखा खींच देते हैं, एक और हम यहाँ से रेखा खींचते हैं इस तरीके से, ये भी हमारे 0 डिग्री देशांतर। तो जो खड़ी रेखाएं होगी इसे हम देशांतर रेखा कहेंगे, और जो आड़ी रेखा ऐसे 0 डिग्री पे बनेगी उसे हम अक्षांश रेखा कहेंगे। तो जो हमारा भारत की लोकेशन कहाँ है, तो हमारे भारत की लोकेशन है यहाँ पर। हमारे भारत की लोकेशन मुख्यतः यहाँ पर मिलेगी हमें। ये हमारे भारत की लोकेशन हो गई। अब ये भारत की लोकेशन हो गई तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की लोकेशन क्या है। तो मध्य प्रदेश की लोकेशन यहाँ पर बीच में आएगी, ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश। क्योंकि कर्क रेखा भी भारत के भी बीच से जा रही है और मध्य प्रदेश के भी बीच से जा रही है ये कर्क रेखा, और वो है 23.5। तो जब हम यहाँ से गिनते हुए जाते हैं कि 0 डिग्री, और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा करते हैं हम अक्षांशीय पहुंच गए 21 डिग्री पे। तो 21 डिग्री से नीचे से मध्य प्रदेश प्रारंभ हुआ, तो ये हमारा 21 डिग्री ये हो गया। और 21 डिग्री से लगाकर कितना मिनट है, तो 6 मिनट है। जैसे कि यहाँ पर 21 डिग्री दिया हुआ है, अगर 1 डिग्री को हम तोड़ते हैं, अगर 1 डिग्री को हम तोड़ रहे हैं तो उसकी जो छोटी यूनिट टूटती है उसे मिनट कहा जाता है। जो छोटी यूनिट टूट रही है उसे क्या कहा जा रहा है, मिनट कहा जा रहा है। जैसे कि एक हम समय से लेते हैं, समय को मानते हैं कि जैसे कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो उसी प्रकार 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। हम इसे मान सकते हैं कि उसका छोटा भाग है। तो जिस प्रकार हम मिनट को तोड़कर सेकंड में मानते हैं, उसी प्रकार किसी अगर डिग्री टूटती है तो वो डिग्री टूटकर मिनट में कन्वर्ट होती है। तो 1 डिग्री में से जो 6 मिनट ऊपर जा रहा है, तो 21 डिग्री 6 मिनट। तो हमारा जो शुरू हुआ था यहाँ से अक्षांश से, तो 0 डिग्री और 0 से हम ऊपर पहुंचे थे मध्य प्रदेश के नीचे, ये बराबर गई है, तो मध्य प्रदेश के हम नीचे गुजरे हैं, तो वो 21 डिग्री अक्षांश है। तो हम बोलेंगे कि नीचे 21 डिग्री अक्षांश कितना 6 मिनट से लगाकर 26 डिग्री 30 मिनट तक। अर्थात जो मध्य प्रदेश से ऊपर से गुजरेगा, जैसे कि नीचे से तो 21 चला गया, मध्य प्रदेश के नीचे से ये 21 डिग्री गया। अब उसके ऊपर 21 22 23 ऐसा करके 24 25 और मध्य प्रदेश के ऊपर से एक रेखा जाएगी, तो वो वाली रहेगी हमारी कौन सी, 26 डिग्री। तो नीचे तो रहेगा 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम अक्षांश में जा रहे हैं और हमारा नॉर्थ हमें, तो नॉर्थ बोले तो हम उत्तर में जा रहे हैं, तो हमें उत्तरी अक्षांश लगेगा। दक्षिणी अक्षांश से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हमें मध्य प्रदेश बसा हुआ कहाँ पर है, अक्षांश स्थिति। तो 21 डिग्री 6 मिनट से लगाकर 26 डिग्री 30 मिनट तक ये अक्षांशी हो गया। और फिर उसके पश्चात हम अगर देखेंगे कि हम जैसे कि देशांतर रेखाएं खींचते हैं, तो जो देशांतर रेखाएं होती है वो किसी होती है, ऐसी खड़ी होती है। ये देशांतर रेखा थी, 0 डिग्री हो गई। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, फिर ऐसे हम खींचते चले जाएंगे। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे गिनती जाएगी हमारी। और ऐसी गिनती कहाँ तक पहुंच गई हमारे पास, ये तो 74 तक पहुंच गई। कितने तक पहुंच गए, तो 74 तक। तो मध्य प्रदेश स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो मध्य प्रदेश स्टार्ट हुआ है वो हमारा कहाँ से हुआ है, 74 डिग्री से। मध्य प्रदेश हमारा 74 डिग्री से प्रारंभ हुआ है, और आगे अधिकतम कहाँ जा रहा था, 74 के बाद आगे अधिकतम जा रहा है 82 डिग्री तक। तो आगे वाला अक्षांश जो पृथ्वी पे गुजरेगा, देशांतर गुजरेगा सॉरी, तो वो कौन सा देशांतर होगा, 82 डिग्री। और हमने बोला था कि ये वेस्ट वाला भाग हो जाएगा, पश्चिम वाला भाग हो जाएगा। जब 0 डिग्री ऐसा खींचा तो इधर वाला पश्चिम वाला भाग हो गया और इधर वाला पूर्व वाला भाग हो गया, ईस्ट वाला हो गया। तो हमारा भारत किस में बसा, ईस्ट ग्लोब में बसा, और ईस्ट में तो हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर। तो जितने भी हमें देशांतर लगेंगे वो पूर्वी देशांतर लगेंगे, और अक्षांश रेखाएं लगेगी तो हमें उत्तरी अक्षांश लगेगा। और अगर भारत की लोकेशन पूछी जाए कि किस ग्लोब में है, तो भारत की लोकेशन जैसे कि ये हमें सर्कल खींचा, ये हो गया, और इस तरीके से बनाया, तो ये वाला हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व। तो हमारे भारत की लोकेशन कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में स्थित है। अब उत्तर पूर्व में स्थित है तो हमें सब लगेंगे, तो उत्तरी अक्षांश लगेंगे, और पूर्व में स्थित है तो हमें पूर्वी देशांतर लगेंगे। इस तरीके से ये टॉपिक को समझेंगे हम। तो हमारे मध्य प्रदेश की लोकेशन कहाँ से शुरू हुई है, तो 21 डिग्री 6 मिनट से लगाकर 26 डिग्री
30 मिनट। ये लिखा हुआ है हमारे पास उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश हो गया। फिर उसके बाद में जो देशांतर देखेंगे तो 74 डिग्री से लगाकर 74 डिग्री 9 मिनट से लगाकर 82 डिग्री 48 मिनट, ये हो गया हमारा पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर, इस तरीके से ये इसको हम लोकेशन को समझ सकते हैं। फिर उसके पश्चात विस्तार एवं दूरी देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो मध्य प्रदेश के हम एक फार्मूला होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये हम लंबाई गुणित चौड़ाई देख लेते हैं इसकी। तो ये लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो जैसे कि हम लंबाई इसकी कितने लेंगे, तो 605, 605, चौड़ाई कितनी ले लेंगे हम, तो 870। तो 605 गुणित 870 बोल देंगे हम, 605 गुणित 870। तो कम को पहले लेना है, 605, 605 क्या हो जाएगी, हमारी लंबाई हो जाएगी, लंबाई हमारी 605 हो जाएगी, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई हमारी हो जाएगी 870। चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, 870। किस तरीके से लिया हमने, जैसे मान लीजिए ये मध्य प्रदेश का नक्शा है हमारा, तो ये वाला हमारा क्या होगा, चौड़ाई हो गई, सॉरी ये वाली हमारी क्या हो गई, लंबाई, और ये वाली हमारी क्या हो गई, चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, 605 गुणा 870। तो लंबाई हमारी रहेगी 605, और ऐसी जो हमारी चौड़ाई रहेगी वो क्या हो जाएगी, 870, जो पूर्व से पश्चिम तक है। तो ये हमारी हो गई चौड़ाई, और ये हमारी यहाँ हो गई लंबाई। क्योंकि वहां पर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ लेगा, फिर उधर इधर उधर कर देगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम फार्मूले से याद करें, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 605, 605 गुणा 870। तो इस तरीके से हम याद कर लें, 605 गुणा 870 लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकल जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हम समय अंतराल देखते हैं कि समय अंतराल क्या है। तो समय अंतराल जैसे कि अलीराजपुर से पूर्व, अर्थात पूर्व से अलीराजपुर, पूर्व में से सबसे पूर्वी जिला कौन सा, अलीराजपुर। सबसे पश्चिमी जिला है हमारे पास, सॉरी सबसे पूर्वी जिला है हमारे पास सिंगरौली, और सबसे पश्चिमी जिला है हमारे पास अलीराजपुर। तो जो पश्चिम जिला है हमारा अलीराजपुर, और जो पूर्वी जिला है हमारा सिंगरौली। तो वहां अगर सिंगरौली में अगर 1 बज रहे हैं, तो पश्चिम में अलीराजपुर में कितने बज रहे होंगे, तो 1 बजकर 34 मिनट हो रहे होंगे, 1 बजकर 34 मिनट का, अर्थात कितने मिनट का अंतर आ रहा है, 34 मिनट का अंतर आ रहा है। और ये किससे अंतर आता है, तो ये हमारे देशांतर के बीच में जो भी डिफरेंस होता है उससे अंतर आता है। जैसे कि यदि हमारा ये ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, और अगर एक देशांतर आगे पीछे हम जाते हैं तो उसमें 4 मिनट का अंतर आता है, 4 मिनट का अंतर आता है। और टोटल अगर हम इसको हम घटाएंगे, जैसे कि यहाँ से हमारा था 74 डिग्री, और 74 में से फिर हमारा किसको घटा देंगे, 82, 82 में से हम 74 घटा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 6 और 2, ये हमारे 8, 8 आ जाएगा। और हमने बोला कि जो ये 8 आया है हमारा, क्योंकि एक देशांतर पर 4 मिनट का आ रहा है, और हमने जो अंतर निकाला था कितने देशांतर, 8 का अंतर आ रहा है, और 8 को हम गुणा कर देंगे कितने, 4 मिनट से, तो 800 को 32 मिनट ये हो जाएंगे, अर्थात 32 मिनट का अंतर आ रहा है। और जो ऊपर जो डिग्री जो मिनट में दिया हुआ है उसको भी हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो भी कैलकुलेट करेंगे, 2 मिनट और बढ़ जाएंगे, तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 34 मिनट। तो 605 और 870 तो ये हो गया था, लेकिन समय अंतराल में कितना का अंतर आ रहा है। यदि अलीराजपुर में जो सबसे पश्चिम में है, और पूर्व में सिंगरौली है, अगर सिंगरौली में मान लीजिए 1 बज रहे हैं, तो अलीराजपुर में कितने बज जाएंगे, तो 34 मिनट का अंतर हो जाएगा, 1 बजकर 34 मिनट में। तो 34 मिनट का क्या आता है, समय अंतराल आता है। तो 34 मिनट का क्या रहेगा, हमारे पास समय अंतराल रहेगा। और मध्य प्रदेश से एक मानक रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश से मानक रेखा, भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो वो 82.5 डिग्री है, और वो 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है, तो सिंगरौली जिले से गुजरती है। सिंगरौली जिले से कौन सी एक मानक रेखा गुजरती है, तो 82.5 पूछा गया है कि मानक रेखा जो समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो वो सिंगरौली से गुजरती है। जबलपुर की लोकेशन एक बार पूछी गई थी कि कितने पर बसा हुआ है, तो 79 डिग्री 58 मिनट पर बसा हुआ है। हम डायरेक्ट याद कर लेंगे कि 79 डिग्री 58 मिनट पे बसा हुआ है कौन, हमारा जबलपुर। भौगोलिक सीमाएं और पड़ोसी राज्य देखते हैं कि मध्य प्रदेश देश के मध्य भाग में स्थित है।
इसके जैसे कि उत्तर पश्चिम में कौन राजस्थान मिलेगा, उत्तर में उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करेंगे तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में हमारा महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात, और पश्चिम उत्तर पश्चिम में हमारा मिलेगा राजस्थान गुजरता है। मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है वो कौन सी नदी बनाती है, तो ताप्ती नदी बनाती है, जबकि उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो चंबल नदी बनाती है। जलवायु एवं वर्षा देखते हैं तो जलवायु, तो मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार के एक आदर्श जलवायु कहा जाता है मालवा पठार को। और विषम जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश का जो उत्तरी मैदान है वहां पर कैसी जलवायु पाई जा रही है, तो विषम जलवायु पाई जा रही है। जबकि मालवा में कैसी पाई जाती है, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। आदर्श जलवायु कहा जाता है। फाइयान ने इसे क्या कहा है, सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। वर्षा देखें तो मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो पचमढ़ी में होती है 199 सेंटीमीटर। सबसे कम कहाँ होती है, तो गोहद भिंड में होती है 55 सेंटीमीटर। कर्क रेखा मध्य प्रदेश की कहाँ से गुजरती है, तो मध्य से गुजरती है। 23.5 अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा से होकर गुजरती है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पूछा गया है कौन से, तो माही नदी। माही नदी क्या होती है, तो कर्क रेखा को क्या होती है, तो 2 बार काटती है। कौन, माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक तो मध्य प्रदेश से जब राजस्थान में एंटर करती है तब काट देगी, और राजस्थान से जब वापस इधर आती है खंबाती खाड़ी में गिरने के लिए तब इसे काट देती है। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी के मैदान को कहा जाता है छप्पन का मैदान कहा जाता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। तो हम 14 जिलों के नाम याद करेंगे कि कौन कौन से जिले हैं। तो हम पश्चिम से, सबसे पश्चिम में कौन सा, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल आदि जिले 14 जिले हैं। 14 जिलों को हमें याद करना है कि कैसे याद करेंगे, तो इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो जैसे कि हम पहले लिखे रूअर, आर यू ए आर, रूअर सब, एस बी हो गया, तो रूअर सब वी आर एस, रूअर सब वी आर एस, डीजे कुश, डीजे कुश, ये के और यू और एस साथ में आएगा। रूअर सब वी आर एस डीजे कुश, सॉरी दोस्तों, डीजे हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो डीजे कुश। तो रूअर सब वी आर एस डीजे कुश, रूअर सब वी आर एस डीजे कुश 2 से 3 बार इसे दोहराइए तो याद हो जाएगा। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा किस जिले से नहीं गुजरती, फिर बताना होगा कौन से जिले से गुजरती है, वो भी बताना पड़ेगा। मेंस में तो लिखने को आया था 14 जिलों के नाम लिखे जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो हम अभी याद कर लेते हैं कि रूअर सब वी आर एस डीजे कुश, रूअर सब वी आर एस डीजे कुश। तो ये आर से हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा हमारा रतलाम हो जाएगा। आर से हमारा क्या हो जाएगा, रतलाम हो जाएगा। ये जो आर दिया हुआ है ये आर से हमारा क्या हो जाएगा, रतलाम हो जाएगा। यू से हमारा उज्जैन हो जाएगा। ए से हमारा अगर हो जाएगा, ये ए से हमारा क्या हो जाएगा, अगर हो जाएगा। और आर से हमारा हो जाएगा राजगढ़ हो जाएगा। और एस से हो जाएगा हमारा सीहोर हो जाएगा। बी से हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो भोपाल हो जाएगा। बी से हमारा क्या हो जाएगा, तो विदिशा हो जाएगा। आर से रायसेन। एस से सागर, एस से क्या हो जाएगा हमारा, सागर हो जाएगा। और डी से क्या हो जाएगा, तो दमोह हो जाएगा। और जे से क्या हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा। के से क्या हो जाएगा, तो कटनी हो जाएगा। यू से उमरिया हो जाएगा। और एस से हमारा क्या हो जाएगा, तो शहडोल हो जाएगा। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं रूवर सब वी आर एस डीजे कुश। 2-3 बार बोलिए, याद करना जरूरी है, पूछा जाता है। स्किप ना करें, उसे कृपया याद करके जाए। भौगोलिक केंद्र बिंदु अगर देखते हैं तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है, तो बरसाली बैतूल को। अखंड भारत, जैसे कि भारत पहले खंड में नहीं, पहले की बात हो रही, जो सब साथ में था, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब की बात हो रही। तो अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है, बरसाली बैतूल को। कैसे याद करेंगे, बरसाली को बोल दो बलशाली, और बैतूल याद ही रखना। तो बलशाली व्यक्ति को कभी भी बांटा नहीं जा सकता, कभी भी खंड खंड नहीं किए जा सकते। बलशाली व्यक्ति के कभी भी खंड खंड नहीं किए जा सकते। अर्थात अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है, तो बरसाली बैतूल को कहा जाता है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है, तो बरसाली बैतूल को कहा जाता है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु किसे कह रहे हैं हम, तो बरसाली बैतूल को कह रहे हैं। और
जब भारत की भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो देखते हैं, तो भारत का भौगोलिक बिंदु किसे कहा जाता है, तो कटनी करवंदी को कहा जाता है। तो अभी की स्थिति बोल रहा है कि भारत का किसे कहा जाता है, तो भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु किसे कहा जाता है, तो कटनी करवंदी को कहा जाता है। तो किसे याद करेंगे, तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति आज की है उसे कोई काट सकता है, तो नहीं, कोई नहीं काट सकता। तो कटनी करौंदी, और कटनी करौंदी में भी कहाँ पर, तो मनोहर ग्राम में। मनोहर ग्राम में जो मनोहर गांव है उसका नामांकन मनोहर सिंह लोहिया के नाम पर करा गया, राम मनोहर सिंह लोहिया के नाम पर उनका नामांकन करा गया है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा जाता है मंगलनाथ उज्जैन को कहा जाता है। पृथ्वी पर एक ही तो बिंदु है, कहाँ पर, तो मंगलनाथ उज्जैन, महाकालेश्वर मंदिर से जहाँ पर हम जाते हैं मंगलनाथ उज्जैन, मंगलनाथ मंदिर। तो ऐसा याद रखना है कि मंगलनाथ सभी का मंगल हो, कहाँ पर, पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर। पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर सभी का मंगल हो, मंगलनाथ उज्जैन में है। जो भारत का केंद्र बिंदु है वो कटनी करौंदी में है। अखंड भारत का जिसे खंड खंड में नहीं बांटा जा सकता, बरसाली बैतूल, वो है हमारा। प्रशासनिक स्थिति हम देखते हैं कि प्रशासनिक स्थिति और क्या रहा है, तो जो संभाग है, तो कितने संभाग है हमारे पास, तो 10 संभाग है। जिले कितने हैं, तो जिलों की संख्या 55 है। विकासखंड कितने हैं, तो 313 विकासखंड, जिसमें से 89 विकासखंड हमारे किसके हैं, तो ये आदिवासी संबंधित। तहसील कितनी है, तो 436। ग्राम पंचायत 23,000 ग्राम पंचायत है। नगर निगम कितना है, तो 16+1, भिंड एक जुड़ा है, तो 16+1 बराबर कितना हो जाएगा, 17। वैसे 16, और अगर करंट से संबंधित है तो 17 लगाना पड़ेगा। तो 17 हमारे पास क्या है, तो नगर निगम है। नगर पालिकाओं की संख्या कितनी हो गई, तो 98 हो गए। कुल गांव की संख्या, एक बार गांव पूछे गए थे कितने गांव है मध्य प्रदेश में, तो वो 55,000 का आंकड़ा था वहां पर दिया हुआ। तो 54,903 है, हम याद कर ले तो कुल 55,000 गाँव है कहाँ पर, हमारे मध्य प्रदेश में। न्यायिक स्थिति में देखते हैं तो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की स्थापना भी कब हुई, तो 1 नवंबर 1956 को स्थापना करी गई, जबलपुर में की गई। इससे पहले हमें कौन सा कोर्ट लगता था, हमारा मुख्य कोर्ट हुआ करता था नागपुर का हाईकोर्ट हुआ करता था। फिर मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट भवन जो हुआ करता है उसका वास्तुकार कौन है, तो उसका वास्तुकार है हेनरी इरविन को कहा जाता है। हेनरी इरविन को क्या कहा जाता है, मध्य प्रदेश वास्तुकार, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन का वास्तुकार कहा जाता है। मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय स्थित है उसका वास्तुकार कौन है, तो हेनरी इरविन को कहा जाता है। किसने दिया था भवन, तो ये भवन दिया था राजा गोकुलदास द्वारा दिया गया था। कहाँ दिया गया था, राजा गोकुलदास द्वारा दिया गया था। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन, जो भवन का निर्माण तो उन्होंने करा, हेनरी इरविन ने। लेकिन जो भवन के निर्माण के लिए जो दी गई थी, जगह दी गई थी, भूमि दिया गया था, स्थान दिया गया था, वो किसने दिया था, तो राजा गोकुलदास जी के द्वारा दिया गया था। अब क्या हुआ कि 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ कि मुख्य खंडपीठ तो कहाँ मुख्य बना दिया, जबलपुर में न्यायालय बना दिया गया। लेकिन दो सिटी या शहर इस पे अड़ गए। अड़ गए मतलब 1968 अड़ गए बोले तो कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए, कहाँ पर, तो इंदौर में भी होना चाहिए और ग्वालियर में भी होना चाहिए। तो इसकी दो खंडपीठ है। हाई कोर्ट की कितनी खंडपीठ है, दो खंडपीठ है। कहाँ पर, एक इंदौर में और ग्वालियर में। कब, 1968 में। पूछी गई डेट कब बनाया गया, तो 1968 में बनाया गया। तीसरी खंड स्थापित करने की बात करी गई है भोपाल में, लेकिन अभी वो क्या है, तो प्रस्तावित है। राजनीतिक स्थिति देखते हैं, सीटों का वितरण देखते हैं। तो जैसे कि हम छत्तीसगढ़ के साथ भी देखेंगे और छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद भी देखेंगे, दोनों तरफ देखेंगे। तो हमारे पास विधानसभा सीटें कितनी हुआ करती थी पहले, तो 320। अभी कितनी है, तो 230। 230 में से दो को इधर उठा के रख दो तो वो अपना छत्तीसगढ़ में चली जाएगी 320। तो छत्तीसगढ़ के साथ हमारे पास 320 छोड़ना नहीं है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो सीटों की संख्या हमारे पास कितनी, तो अभी वर्तमान में 230, पहले कितने थे, तो 320। अब हम एस टी एस सी की सीटें याद करेंगे, तो सबसे पहले हम एस सी की याद करेंगे। किसकी सीटें याद करेंगे, हम एस सी को लेके चलेंगे, फिर उसके बाद में हम याद करेंगे एस टी के। इस तरीके से हम डाटा याद करेंगे दोनों का। तो टोटल अगर आरक्षित सीटों की संख्या देखी जाए, तो आरक्षित सीटों की संख्या अनुसूचित जाति जनजाति की कितनी है और इसकी अनुसूचित जाति की कितनी है, तो अनुसूचित जाति एससी की हमारे पास 35 है। कितनी है, एससी की हमारे पास है 35, प्लस इसकी कितनी हो जाएगी हमारे पास 47। तो 35 47, 35 47 हो गई। ये 230 में से सीटें हैं आरक्षित इनके लिए। वर्तमान में लोकसभा सीटें हम देखते हैं, तो लोकसभा सीटें कितनी है, तो लोकसभा सीटें हमारे पास है, उसके साथ हमारे हुआ करते थे 40 हुआ करते थे। अभी वर्तमान में कितनी है, 29। कितनी चली गई, 11 चली गई। तो 11 चली गई, हमारे पास बची कितनी, 29 सीटें। पूछा गया था छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था तब, उससे पहले मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें का आंकड़ा क्या था, तो 40 सीटें थी। कितनी चली गई, 11 चली गई। कितनी बची, 29 बची। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में हम देखेंगे एस टी एस सी के लिए फिर और आरक्षण, लोकसभा की सीटों पर और आरक्षण देखेंगे।
तो 4-6 कितना आरक्षण है लोकसभा में? 4-6। तो सबसे पहले हम किसकी सीटें निकालते हैं? सबसे पहले हम सीटें निकालते हैं एससी की। तो एससी की कितनी हो गई हमारे पास? ये 4 सीटें हो गई और प्लस इसकी कितनी हो गई? एससी की हमारे पास 4 हो गई और एसटी की हमारे पास कितनी हो गई? 6 हो गई। 4-6 उल्टा करा है। यहाँ पर लिखा हुआ एसटी की 6 और एससी की लिखा है तो 4। तो हम बोलेंगे 4 और 6। पहले हम किसको दर्जा दे रहे हैं? एससी को दर्जा दे रहे हैं 4-6। और यहाँ पर भी 35-47 याद करा है तो 35-47-35 भी किसकी हो गई यहाँ पर? एससी की हो गई और एसटी की कितनी हो गई? 47 हो गई। इस प्रकार राज्यसभा की सीटें कितनी हुआ करती थी? तो राज्यसभा की सीटें हमारे पास हुआ करती थी 16 हुआ करते थे। 5 चली गई, हमारे पास बची 11। तो वर्तमान में भी सीटों की संख्या कितनी है? तो 11 सीटें हुआ करती थी। अब हमारा क्षेत्रफल देखते हैं तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितना है? तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर अभी वर्तमान का क्षेत्रफल है। विवादित बिंदु इसको कैसे याद करेंगे? 308,252 याद कर लो। 308,252 308,252 विवादित बिंदु। विवादित बिंदु क्या रहा है कि जो छत्तीसगढ़ का जो किरार घाटी, छत्तीसगढ़ की जो किरार घाटी है विवाद में रही है। कारण क्या हुआ करता था? तो कारण कुछ भी हो, लेकिन 308 और 245 वर्ग किलोमीटर अभी वर्तमान अगर उसको छोड़ दे विवादित क्षेत्र को तो हमारे पास 308 245 वर्ग किलोमीटर 3,08,245 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अभी वर्तमान में कौन सा था? सबसे बड़ा जिला शिवपुरी। पहले कौन सा था? छिंदवाड़ा। अलग हो गया, पांडुरंग तो छोटा हो गया। शिवपुरी, शिवपुरी क्या है? तो सबसे बड़ा जिला शिवपुरी है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है हमारे पास निवाड़ी क्षेत्रफल में। देश में क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान है। जनसंख्या में हमारा स्थान कितना है? तो जनसंख्या में हम 5वें स्थान पे। कुल जनसंख्या कितनी है? तो 7,26,26,809। 7 26 26 809। 7,26,26,809। अंतिम आंकड़े कब दिए? 2011 में। अधिकतम जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है? अधिकतम जनसंख्या पाई जाती है इंदौर में पाई जाती है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पांडुरना है वर्तमान में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरदा हुआ करता था। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर? हरदा में। वर्तमान में कहाँ पर है? तो पांडुरना में है। देश में जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश में का 5वां स्थान है। जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है जनसंख्या के आधार पर। साक्षरता कितनी है? तो साक्षरता दर है हमारे पास यहाँ पर 69.32। तो किसे याद करेंगे? तो मध्य प्रदेश में व्यक्ति साक्षर 6 की नहीं, तो बोले 6 नहीं, तो 6 नहीं, 6 9 6 9 इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। 6 9 ये हो गया 6 9, क्योंकि कंफ्यूजन डाटा है। जब हम पूरे पढ़ेंगे तब वहां पर कंफ्यूजन ना हो, इस तरीके से हम अभी याद कर ले कि मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है कितनी है? तो 6 9 69 है। अधिकतम साक्षरता सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कहाँ पर पाए जाते हैं? अधिकतम साक्षरता जिला है जबलपुर। न्यूनतम साक्षरता है कहाँ की? अलीराजपुर की। जबलपुर में 81% लोग पढ़े लिखे हैं, अलीराजपुर में 36% लोग पढ़े लिखे हैं। लिंग अनुपात कितना है? तो मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात है 931। 1,000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात कहा जाता है। तो अभी वर्तमान में लिंग अनुपात कितना है? तो 931 है। अधिकतम लिंग अनुपात कहाँ का है? तो बालाघाट का 1,021। 1,000 पुरुषों पर वहां पर 21 महिलाएं हैं अधिक। तो लिंग अनुपात सर्वाधिक बालाघाट का। सबसे कम कहाँ का है? तो भिंड का है। कितना है? तो 837। जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं मध्य प्रदेश में? 236। अधिकतम कितना कहाँ का है? तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व भोपाल का है। भोपाल का कितना है? तो 855 के लगभग है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो डिंडोरी का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है हमारा? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व हमें मिलेगा तो कहाँ पर मिलेगा? डिंडोरी में मिलेगा। जनसंख्या वृद्धि दर, तो अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर रही? तो इंदौर में रही। कितनी रही? तो 32%। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर रही? तो अनूपपुर में रही। कितनी रही? तो 12%। इंदौर में 32%, अनूपपुर में 12%। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप भी जारी करा गया जिसमें मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य, पहला राज्य है। आर्थिक स्थिति देखते हैं तो मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था में किसा कृषि प्रधान राज्य है। उत्पादन में भारत में प्रथम क्या गया है? तो यहाँ पर हम प्रथम रहते हैं मध्य प्रदेश। संतरा में प्रथम है, टमाटर, धनिया, सोयाबीन, दलहन, मसाला और उत्पादन में प्रथम है। सोयाबीन में हमारा सेकंड स्थान हो गया। दलहन अभी भी सोयाबीन में हम सेकंड स्थान पे आ गए हैं वर्तमान में। उत्पादन में भारत में जो द्वितीय स्थान है तो गेहूं में हम द्वितीय पे है। मक्का में हम प्रथम पे आ गए। मक्का पे हम क्या पर आ गए? मक्का में हम फर्स्ट पे आ गए। और जो गेहूं और प्याज, हरी मिर्ची, अमरूद, इनमें हम दूसरे स्थान पे। खनिज उत्पादन में हीरा, मैग्नीज और तांबा में हम प्रथम स्थान पे। स्वच्छता संरक्षण में देखा जाए जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था 2024-25 में,
तो इंदौर जो है वो सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में आता है, नंबर 1 आया है। भोपाल 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में दूसरा स्थान रखता है स्वच्छ शहर में। उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, देवास, बुधनी इस तरीके से है अलग-अलग। इस प्रकार जो हमारा सामान्य जानकारी वाला टॉपिक था कि मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी वाला टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हुआ है। इसी प्रकार अब हम आगे जो राज्य की भौगोलिक स्थिति देखा, भौगोलिक स्थिति में हम और देखेंगे इसको। तो भौगोलिक स्थिति में अक्षांशीय, देशांतरीय ये स्थिति आ जाएगी, पड़ोसी राज्य आ जाएगी, विस्तार आ जाएगा, विस्तार भी देखा हमने। 605 गुणित 870 विस्तार, प्रमुख नदियां, पर्वत इस तरीके से देखेंगे। इसी तरह ये यूनिट को कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपको वीडियो मिलेंगे इसके और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए।